हेलो बच्चों। तो आज मैं फिर आपके समक्ष जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में हाजिर हूं। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, तो हम वापस से वही मोशनल ईएमएफ ही देखेंगे लेकिन एक अलग नजरिए से, है ना। ये भी आपके सिलेबस में है और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो फिर से आज हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ, है ना। और जो सबसे पहले मैं कहता हूं, क्योंकि वीडियोस देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिक्स वीडियो आपके लिए लाता रहूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये लॉरेंज फोर्स क्या होता है? तो लॉरेंज फोर्स जो है वो कॉम्बिनेशन होता है ना, किसका किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। यानी F इज इक्वल्स टू QE एंड F इज इक्वल्स टू QVB। F इज इक्वल्स टू QE आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहां पे आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारा फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, वो होता है F इज इक्वल्स टू QE। और जो आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, तो वहां आपने पढ़ा है F इज इक्वल्स टू QVB, है ना, जहां पे एक चार्ज सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये कहलाता है लॉरेंज फोर्स। लेकिन अगर हम दोनों को अलग अलग कहें तो मैं F इज इक्वल्स टू QE को बोल सकता हूं लॉरेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं F इज इक्वल्स टू QVB, तो उसको मैं कह सकता हूं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं वो है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। तो मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंज फोर्स। देखिए यहां पे पहले आपको फिगर को समझना पड़ेगा। ये फिगर क्या है? तो फिगर में ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है PQRS। वी हैव अ रेक्टेंगुलर लूप PQRS, कंडक्टर का ही बना हुआ है, जिसमें ये जो आर्म PQ है ये मूवेबल है, यानी कि आप इसको लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसको रखा गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका डायरेक्शन किधर है? अंदर की तरफ, है ना। ये आपको दिख रहा है डायरेक्शन, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, और डॉट होगा तो उसका डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आर्म PQ है ये क्या है? मूवेबल है। ये हम इसको लेफ्ट में भी मूव करा सकते हैं और इसको हम राइट में भी मूव करा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर जो हमारे पास कंडक्टर PQ है, इस कंडक्टर में आपको पता है कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर मैं इस कंडक्टर को इधर मूव कराऊंगा तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये भी इधर मूव करेंगे। और अगर ये वाला कंडक्टर को मैं इधर मूव कराऊं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इधर मूव करने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और फोर्स कहां से लगता है? तो आप लोगों को पता है हमारे पास दो रूल है। एक है हमारे पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और एक है हमारे पास फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, इसमें क्या डिफरेंसेस है? तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है ये आपको ऑलवेज, है ना, करंट, जब आप इंड्यूस करंट होता है तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो आपको ऑलवेज फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताता है। और जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये आपको ऑलवेज किसका डायरेक्शन बताता है? ये आपको ऑलवेज फोर्स का डायरेक्शन बताता है। कहने का मतलब है कि इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी अपने फोर फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को और थंब को ऐसा हम लोग स्ट्रेच करते हैं ताकि तीनों आपस में 90 डिग्री पे हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। और अगर ये जो आपका फोर फिंगर है ये आपको क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये जो मिडिल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर, ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो आपका थंब है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसका लेफ्ट हैंड रूल का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन अगर मैं राइट हैंड रूल की बात करूं तो इसमें क्या क्या गिवन है? इसमें आपको मोशन का डायरेक्शन ऑलरेडी दिया रहता है, फोर्स दिया रहता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी आपको गिवन रहता है। इसमें आपको डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना होता है। तो राइट हैंड रूल है डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के लिए। इसमें जो दो गिवन क्वांटिटीज हैं वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसमें क्या क्या गिवन क्वांटिटीज है? लेफ्ट हैंड रूल में आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया रहेगा, करंट का डायरेक्शन दिया रहेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना हो, एमसीक्यू में भी आपका आ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, तो दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और अगर करंट की बात करेंगे तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले कंडक्टर को इधर मूव करता हूं तो जो इसमें चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसमें चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, पॉजिटिव चार्ज भी, नेगेटिव चार्ज भी है।
तो जब इस पे फोर्स लगेगा, जब ये इधर मूव करेगा, तो मैं ये निकालना चाहूंगा कि जब ये कंडक्टर इधर मूव करेगा तो इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इधर ही मूव करेंगे, इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इधर मूव करेंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा, है ना। फोर्स लगने के कारण क्या होगा ये आपको समझना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है आप देख लीजिए। अ कंडक्टर हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराते हैं और उस कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव होगा तो वहां पे क्या होगा, अ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर ये मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और जब ये मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पर, तो क्लियर सी बात है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट सेटअप हो जाएगा। तो मैंने वही बात लिखा है कि एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन सेट अप अ करंट, वहां पे करंट सेटअप हो जाएगा। तो ये जो लूप हमारा है रेक्टेंगुलर लूप PQRS, इसमें हमारा आर्म जो PQ है वो फ्री टू मूव है ना। और इसको मैंने रखा कहां है, इसको मैंने रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसके बाद की बात क्या है वो हम देखेंगे कि जैसे ही, है ना, जैसे ही ये आर्म मूव करना स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव होते हैं, चार्जेस भी मूव होते हैं, और जैसे ये चार्ज इधर मूव होता है इस पर फोर्स लगना शुरू होता है। और ये फोर्स किधर लगेगा, तो आंसर है चेक कर लेते हैं हमारे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। देखिए ये आपका हो गया, ये दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और चार्जेस इधर मूव कर रहे हैं, ये हो गया मूवमेंट ऑफ चार्ज। फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। अगर नीचे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, नीचे फोर्स लगने के कारण जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो आपका Q पर आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो Q पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जितना माइनस चार्ज है वो P पे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। तो इस बात को हमें लिखना पड़ेगा कि when the arm PQ is moving in towards left, then a Lorentz force, a magnetic Lorentz force acting on the arm PQ, and as a result positive charge accumulates at point Q and negative charge accumulates at point P। इस बात को हम लिखेंगे, और इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, when, इसको मैं लिखता हूं, when the arm PQ ठीक है, क्या लिखेंगे, when the arm PQ moves towards left, then the free electrons also moves towards left. As a result magnetic Lorentz force acting on free electrons, है ना, which can be easily obtained by Fleming's left hand rule। लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या करते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। अच्छा, तो क्या होगा फाइनली जब इस पे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, तो मैंने आपको कहा कि फोर्स लगने के कारण लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम निकालते हैं, है ना, ये आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे चला गया, किधर लग रहा है फोर्स, नीचे। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नीचे जमा हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो ऊपर पी की तरफ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, है ना। क्या होगा फाइनली पॉजिटिव चार्जेस, है ना, पॉजिटिव चार्जेस स्टार्ट्स accumulating, है ना, at point Q,
एट पॉइंट Q एंड नेगेटिव चार्जेस, मैं इसको मिटा देता हूं, एंड नेगेटिव चार्जेस and negative charges at point P, है ना। तो यहां पे आपका Q पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और P पॉइंट पे आपका नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो आपने पढ़ा है कि एक तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो इससे क्या होगा, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, है ना। इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां सेटअप होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q2 माइनस Q सेटअप होता है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेटअप फ्रॉम positive to negative terminal, that is from point Q to P, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा वो कहां से कहां सेटअप होगा, फ्रॉम पॉइंट Q to P, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो क्या होगा, अब यहां पे एक बात बड़ा ध्यान देने के लिए है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा Q से लेकर P तक, तो इससे पहले आपने पढ़ा कि जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो देखिए ये चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा। कब तक ये चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तब तक ये चार्ज एक्यूमुलेट होगा। एक्चुअली ये फोर्स कौन लगा रहा है, तो ये फोर्स लगा रहा है मैग्नेटिक फोर्स। यहां पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगा। तो ये चार्ज तब तक सेटअप हो जाएगा जब तक कि वो लॉरेंज का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लॉरेंज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ना हो जाए। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ लेकिन शुरू में तो ये वीक था, तो वीक होने के कारण यहां से कंटिन्यूअसली यहाँ पे फोर्स लग रहा है और फोर्स ये क्या कर रहा है, चार्ज को एक्यूमुलेट करा रहा है, Q पे पॉजिटिव चार्ज, P पे नेगेटिव चार्ज। तो ये तब तक एक्यूमुलेट होगा जब तक कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स दोनों बराबर ना हो जाए। तो क्या लिखेंगे, the charges accumulates at point P and Q till the Lorentz magnetic and electrostatic forces है ना। The charges accumulates at point P and Q till the Lorentz magnetic and electrostatic forces becomes equal। जब तक ये इक्वल नहीं हो जाए, that is balanced, जब तक ये बैलेंस्ड ना हो जाए तब तक P और Q पे चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा। और एक बार जब बैलेंस हो जाएगा तो फिर चार्ज एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएगा। और अगर चार्ज एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, पहले हम देखते हैं कि जब दोनों का फोर्स बराबर हो जाएगा तो क्या होता है। तो क्या होगा, दोनों के फोर्स बराबर होने से क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, तो हमको रिजल्ट मिलेगा, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू, और क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो दोनों को बराबर कर देना है, दोनों को बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, तो हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो F इज इक्वल्स टू QE होता है ना। दैट इज मैं कहूंगा कि FE इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला और FB है ना ये मैग्नेटिक वाला, दोनों जब तक बराबर ना हो जाए तब तक ये चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो FE कितना होता है QE और FB कितना होता है QVB, है ना। तो यहां से QQ कैंसिल हो जाएगा तो E आपका हो जाता है VB, करेक्ट, E इज इक्वल्स टू VB। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, thus ड्यू टू द effect of these forces
this force is an induced EMF, and hence a potential difference is set up across the कंडक्टर, है ना, अक्रॉस द कंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम जानते हैं कि सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है EL, और इलेक्ट्रिक फील्ड E तो हमने निकाल लिया यहाँ से VB, तो ये हो जाएगा VB इंटू L, है ना, यानी कि V इज इक्वल टू VBL, ओके, या BLV, जो हमने पहले लिखा था उसको हम लिखते हैं BLV। तो देखिए जो हमने वहां पे निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आ गया, कितना, BLV, और जो पहले हमने निकाला था जब हमने लॉरेंट फोर्स नहीं लिया था तो वहां भी BLV ही आ रहा था। तो ये जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ये हमने एक अलग मेथड से निकाला। जब हमने कहा कि ये जो RPQ है इसको जब मूव कराएंगे तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इधर मूव होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होने के कारण क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे मूव होगा और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, तो वो उस पर फोर्स लगाएगा, जिसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोर्स जब नीचे लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज नीचे एक्यूमुलेट होगा, नेगेटिव चार्ज P पर एक्यूमुलेट होगा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से होके इधर से इधर ये करंट सेटअप हो जाएगा, है ना, Q से R, फिर R से S, S से फिर P, इस तरह से ये करंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आपको लिखना है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे अब मैं कुछ और भी लिखना चाहूंगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो है क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, है ना, और वो जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था पॉइंट Q और P पे, वो तब तक एक्यूमुलेट हुआ जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स दोनों बराबर ना हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये बात हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या करता है, क्लियरली द मैग्नेटिक फोर्स, है ना, क्लियरली द मैग्नेटिक फोर्स on the moving electrons maintains, है ना, maintains the potential difference across the conductor, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है, यही क्या करता है, यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ओके, तो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया था वो कितना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं कहूं या ईएमएफ इंड्यूस कहूं, दोनों कितना है, BLV या BBL, तो हम यहां पे BLV लिखते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू BLV, और ये जो ईएमएफ है ये किस कारण से बना, तो ये बना है मोशन ऑफ द कंडक्टर के कारण, है ना। दिस ईएमएफ इज सेटअप, दिस ईएमएफ इज सेटअप ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर, सो दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। सो दिस ईएमएफ is called motional EMF, ओके, है ना। तो फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास एक लूप है PQRS, है ना, जिसमें ये आर्म जो PQ है, अच्छा ये पूरा का पूरा रखा हुआ कहां पे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो आर्म PQ है ये मूवेबल है। मैंने इसको लेफ्ट में मूव किया, तो लेफ्ट में मूव करने से क्या हुआ, इसके अंदर जो फ्री चार्जेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी लेफ्ट की तरफ मूव किए, और जब वो चार्ज मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ यूनिफॉर्म है ही, तो आप जानते हैं एज अ रिजल्ट फोर्स वहां पे लगना शुरू होगा, और उस फोर्स के कारण Q पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है और P पे नेगेटिव चार्ज, है ना, जिससे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक करंट सेटअप हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं आराम से। तो ये था आपका ईएमएफ इंड्यूस की। अब मैं बात करूंगा कि करंट कितना इंड्यूस होगा, है ना।
इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट, इस लूप में करंट कितना इंड्यूस होगा। तो बड़ा सिंपल है, करंट के लिए आप जानते हैं I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। V इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होता है। तो हम बोलेंगे क्या है हमारा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, कितना करंट इंड्यूस होगा। तो करंट I इज इक्वल्स टू E अपॉन आर। ओके, ठीक है। आप जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से, तो E इज इक्वल्स टू आई आर। तो I इज इक्वल्स टू E हो गया आपका BLV अपॉन आर। तो ये करंट का आपके पास फॉर्मूला हो गया, I इज इक्वल्स टू BLV अपॉन आर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो R को जो मूव करता है, इस पे फोर्स कितना लगता है, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, है ना, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, ठीक है। ये फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, है ना, F। तो F आपको पता है, F इज इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा, और यहां थीटा चूंकि 90 डिग्री है ना, अंदर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये मूव कर रहा है इधर, है ना। तो B और V के बीच में 90 का एंगल है, तो 90 के एंगल से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 मतलब 1। तो F इज इक्वल टू BIL, है ना। तो I कितना हम लोग ने अभी निकाला, इंड्यूस करंट, BLV अपॉन आर इंटू L। तो ये आपका F निकल जाएगा, B इंटू B, B स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर, V अपॉन आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म। अच्छा, ये जो फोर्स लगेगा ये किधर लगेगा, तो ये फोर्स जो है ना, चूंकि ये इंड्यूस ईएमएफ के कारण है, तो इंड्यूस ईएमएफ, लेंजेस लॉ क्या कहता है कि वो हमेशा अपोज करता है। तो ये जो फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ। तो क्या लिखेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दिस फोर्स, है ना, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, this force due to induced current acts in outward direction, that is opposite to the direction of velocity of conductor PQ, velocity of conductor PQ, है ना। तो ये जो फोर्स है ये बाहर की तरफ लगेगा, in accordance with लेंजेस लॉ, है ना। तो लेंजेस लॉ कहता है कि वो इंड्यूस ईएमएफ का क्या करता है, अपोज करता है। तो अपोजिशन के कारण ये जो फोर्स लग रहा है आपका, ये अंदर नहीं लेगा, क्योंकि ये जा रहा है इधर, और इसके कारण ये इंड्यूस हो रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये फोर्स जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए आपको हमेशा एक फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स तो इसको बाहर धकेलेगा। तो जब तक आप इस पे वर्क डन नहीं करेंगे, आप इस पे फोर्स नहीं लगा के इसको रखेंगे, है ना, तब क्या होगा, ये आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, लेफ्ट साइड की ओर नहीं बढ़ेगा, तो फिर से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली आपको करंट मिलता रहे, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको एक एक्सटर्नल पावर ऑलवेज यहाँ पे डिलीवर करना पड़ेगा। क्यों डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि F इज इक्वल टू क्या आया था, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर। तो ये जो फोर्स इस पे लग रहा है, ये किधर लग रहा है, बाहर की तरफ। जब ये फोर्स बाहर की तरफ लगेगा तो क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ धकेलेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये अंदर की तरफ आए, तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अंदर की तरफ इसको कंटिन्यूअसली मूव कराने के लिए, इनवर्ड मूव कराने के लिए हमको इसको अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगा रहे हैं, इसका मतलब हम एक एक्सटर्नल पावर इसको डिलीवर कर रहे हैं। इसलिए हम जो अगला है वो लिखेंगे एक्सटर्नल पावर, हम इसको कितना डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं
कि टू मूव आर्म पी क्यू, है ना, टू मूव आर्म पी क्यू एन एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एन एक्सटर्नल फोर्स F is always required, always required। क्यों? क्योंकि वो जो ड्यू टू इंड्यूस करंट फोर्स इधर ले जा रहा है बाहर की तरफ, और हम चाहते हैं इसको अंदर की तरफ मूव कराना, तो हमको हमेशा एक कांस्टेंट फोर्स F इस पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्स का। अब हम पढ़ेंगे कि इसको हम कितना पावर डिलीवर करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पावर, तो पावर डिलीवर्ड जो हम करेंगे वो कितना करेंगे, ये हम लिखते हैं। तो पहला हमने पढ़ा इंड्यूस ईएमएफ, फिर हमने पढ़ा इंड्यूस करंट, फिर हमने पढ़ा कि फोर्स क्या लगेगा, किधर लगेगा, कितना लगेगा, है ना। अब पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, है ना, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये जो पावर डिलीवर्ड होगा ये कितना होगा, तो पावर का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो पावर का हमारे पास है फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स कितना था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और v यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर डिलीवर्ड जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज पावर डिलीवर्ड P, है ना, पावर P। ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, लेकिन ये जो हम पावर डिलीवर करेंगे, इस पावर के डिलीवर करने से क्या होगा, इस पावर के डिलीवर करने से पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलेगा, करंट मिलेगा, और जब वो करंट मिलेगा तो आपको पता है कि करंट जो होता है उसमें हमें हीट लॉस भी होता है। तो हम यहां देखना चाहेंगे कि जो हीट लॉस होगा, जो पावर हमने दिया वो पावर डिसिपेट हो जाएगा एज अ हीट लॉस, तो वो कितना होगा। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे पावर डिसिपेटेड एज हीट लॉस। वो हम देखना चाहते हैं कि पावर जो हमने दिया क्या वो कितना लॉस हुआ, वो पूरा लॉस हो गया कि कम लॉस हुआ, है ना। तो हम देखते हैं पावर डिसिपेटेड बाय एज अ हीट लॉस, है ना, पावर डिसिपेटेड एज अ हीट लॉस, या इसको हम जूल लॉस भी कहते हैं, है ना, इसको हम जूल लॉस भी कहते हैं। तो ये कितना होगा, ठीक है, तो इसको हम पी आई लिख लेते हैं। ये जो पावर डिसिपेटेड होगा ये कितना होगा एज अ हीट लॉस, तो हीट जो हमारा है फॉर्मूला हीट का, वो आपको पता है हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, लेकिन अगर मैं पर सेकेंड की बात करूं यानी टाइम इज इक्वल टू 1 डाल दूं तो हीट हो जाता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर, तो ये जो पावर होगा हीट लॉस के फॉर्म में वो होगा हमारा आई स्क्वायर आर। ठीक है, और आई हमने पहले निकाल लिया है बी एल वी अपॉन आर, है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू आर पहले ही हमने निकाला है, सिंस आई इज इक्वल्स टू बी एल वी अपॉन आर। तो ये कितना बन गया, फिर से आप देखिए, ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एक आर यहाँ है, आर आर कैंसिल, यानी कि पावर डिसिपेटेड कितना आपका आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज पावर डिसिपेटेड। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने पावर डिलीवर्ड किया था एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा और ये पावर डिसिपेटेड हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि जो हमने पहले उसको पावर दिया, सबसे पहले वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फाइनली फिर वो हीट लॉस के फॉर्म में यानी कि थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जो हमने पावर दिया है ना एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, पहले वो कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और बाद में वो कन्वर्ट हो गया थर्मल एनर्जी में। इसका मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि आप इसको कैसे बताएंगे कि जब आप लॉरेंज फोर्स के थ्रू, है ना, ईएमएफ इंड्यूस करते हैं किसी भी कंडक्टर में, तो वहां पे आपका ये जो कंसिक्वेंसेस ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपका वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पावर डिलीवर्ड, है ना, इसको मैं रब कर दूं पहले, इसको मैं यहां पे लिखूंगा क्लियरली, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल्स टू पावर डिसिपेटेड। ठीक है, क्लियरली
क्लियरली जितना हमने पावर उसको दिया था, है ना, पावर डिलीवर्ड उतना ही पावर एज अ हीट लॉस हो गया, तो वो पावर डिसिपेटेड, दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गया। पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दस द मैकेनिकल एनर्जी, है ना, जो हमने दिया फोर्स के द्वारा, द मैकेनिकल एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस पे जो फोर्स लग रहा था वो बाहर की तरफ लग रहा था। तो अगर इसको आप कंटिन्यू ईएमएफ चाहते हैं, करंट चाहते हैं, तो आपको एक फोर्स अंदर की तरफ यानी एक्सटर्नल फोर्स आपको जरूरत है लगाने की। और एक्सटर्नल फोर्स अगर आपको जरूरत है लगाने की तो आपको एक एक्सटर्नल पावर जरूरत है लगाने की। तो वो जो आप पावर दे रहे थे, जो आप वर्क कर रहे थे, मैकेनिकल वर्क, वो मैकेनिकल वर्क क्या हुआ, वो आपका जो मैकेनिकल एनर्जी था वो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और फाइनली एज अ हीट लॉस हो गया, यानी कि वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो यहां भी लग रहा है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज कंसिस्टेंट, है ना, दिस इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज कंसिस्टेंट with the law of conservation of energy, with the law of conservation of energy, है ना। तो यहां पे जैसे आपने लेजेस लॉ में भी पढ़ा था कि लेजेस लॉ जो है वो क्या है, कंसिक्वेंस तो क्या है, किसका है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। वहां भी हमने देखा था कि जो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे थे वही कन्वर्ट किस में हो रहा था, वही कन्वर्ट हो रहा था आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, इंड्यूस करंट में। यहां भी वही हो रहा है कि ये जो आर्म पीक्यू हमारा है, जब इसको हम इधर मूव कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव करते हैं, और अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के कारण ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है पॉइंट क्यू पे, और पी पे आपका नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। और ये तब तक एक्यूमुलेट होता रहता है ना। जैसे कि आप इसको डे टू डे लाइफ से भी समझ सकते हैं कि अगर, है ना, एक तरफा फोर्स लगे दूसरे पे, तो वो फोर्स कब तक लगते रहेगा, जब तक कि उधर साइड से भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ना लगे। अगर उधर साइड से भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। यानी इधर से जो फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, अगर ये 5 न्यूटन लग रहा है और इधर से मान लीजिए 1 न्यूटन लग रहा है, तो ये फोर्स भारी पड़ेगा। तो वही बात है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा था, अभी यहाँ पे प्लस क्यू एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू एक्यूमुलेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना भी शुरू हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो था उसकी वैल्यू अभी कम थी। मान लीजिए वो 1 न्यूटन थी, मैग्नेटिक फोर्स कितना था 5। तो जब तक ये 1 2 3 4 5 बढ़कर 5 ना हो जाए तब तक ये बैलेंस नहीं होगा, और तब तक यह चार्जेस एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो चार्ज कब तक एक्यूमुलेट होता रहेगा, जब तक कि दोनों फोर्स आपस में बैलेंस ना हो जाए, है ना। जैसे कि मैं चाहता हूं कि एक ट्रक है, उस ट्रक को मैं ढकेल के आगे ठेल दूं। अब मैं जाऊंगा ट्रक ढकेलने के लिए, तो ट्रक भी तो मेरे पे फोर्स लगा रहा है। अब मैं लगा रहा हूं फोर्स 5 न्यूटन का, लेकिन ट्रक लगा रहा है 100 न्यूटन का, मैं लगा रहा हूं 5 का। तो फिर क्या होगा, एक और आदमी आएगा 5 लगाएगा, एक और आदमी आएगा 5 लगाएगा। कब तक वो आदमी आएगा, जब तक कि सारे आदमी मिला, जो टोटल मैन है, उनका सम जो है वो 100 न्यूटन ना आ जाए। तो जब वो टोटल सम 100 न्यूटन आ जाएगा तो मेरा फोर्स और उसका फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ मैग्नेटिक फोर्स ऑलरेडी लग रहा था, और जब यहाँ चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा था, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा था। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसकी वैल्यू कम थी एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फोर्स। तो ये चार्ज तब तक एक्यूमुलेट हुआ जब तक कि मैग्नेटिक फोर्स और आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों बराबर ना हो जाए। और जब एक बार बराबर हो गया तो वहां से हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया, इंड्यूस करंट निकाल लिया, और इस पे फोर्स लगेगा, इस आर्म पे फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। चूंकि ये इसका डायरेक्शन इधर है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि इस आर्म को उधर ठेलना चाहेगा। तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी ताकि आप इसको मेंटेन रखें। और एक्सटर्नल फोर्स की मतलब आपको एक एक्स्ट्रा पावर चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा पावर का फॉर्मूला आपने देख लिया, B²L²V²/R। और फिर हमने क्या देखा कि जो हम एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन
उतना ही पावर डिसिपेट हो जा रहा है एज थर्मल एनर्जी, एज अ हीट लॉस, एज अ जूल लॉस। ठीक है, तो ये हमारा ऑल अबाउट मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंज फोर्स था, और इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे अगले दिन, अगले लेक्चर में, है ना। और सबसे बड़ी बात कि जितने लोग देखते हैं उतना सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और फिर हम नया जो वीडियोस होता है उसको बनाने के लिए हम इनकरेज हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।